एक बार की बात है, एक गांव में हरि नाम का एक गरीब रहा करता था। वो रोज मजदूरी करता और अपने बच्चों का पेट भरता। उसका घर भी काफी टूटा फूटा था। हरि को पैसे कमाने के लिए मेहनत मजदूरी करनी पड़ती थी। उसकी बीवी सीता सब्जी बेचा करती थी। एक दिन की बात है, हरि सुबह सुबह उठा और काम ढूंढने के लिए घर से निकला। तब उसने देखा कि रास्ते पर एक भी इंसान नहीं है और सारी दुकानें भी बंद हैं। यह देखकर हरि ने सोचा, अरे ये क्या, दुकान क्यों बंद है? थोड़ा आगे जाकर देखता हूं। हरि थोड़ा आगे जाता है, लेकिन उसे एक भी दुकान खुली हुई दिखाई नहीं देती। तभी पीछे से हरि को बहुत जोर से डंडा पड़ता है। हे मां! हरि पीछे मुड़कर देखता है तो एक पुलिस वाला वहां खड़ा होता है। पुलिस वाला हरि से बोलता है, अबे यहां क्या कर रहा है? तुझे एक बार में समझ में नहीं आती क्या? निकल यहां से। यह बोलकर पुलिस वाला उसे एक और डंडा मारता है। दर्द के मारे हरि उससे पूछता है, साहब आप मुझे क्यों मार रहे हो? मेरी क्या गलती है? लॉकडाउन के समय में बाहर घूम रहा है और पूछ रहा है गलती क्या है? निकल यहां से वरना मार मार के हड्डी तोड़ दूंगा। हरि डर के मारे दौड़ता है और अपने घर की तरफ जाता है। घर पहुंचते ही सीता उससे बोलती है, क्या हुआ जी, आज तो इतनी जल्दी वापस आ गए? क्या करूं सीता, सभी दुकानें बंद है। पुलिस वाला बोल रहा है कि लॉकडाउन चल रहा है। तभी हरि का छोटा बेटा रामू उसके पास आकर बोलता है, पिताजी पिताजी ये लॉकडाउन क्या होता है? बेटा लॉकडाउन में सारी दुकानें बंद हो जाती हैं और लोग अपने अपने घरों के अंदर रहते हैं। किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं होती। पिताजी अगर ऐसा ही रहा तो हम खाना कैसे खाएंगे, पैसा कैसे कमाएंगे? क्या लोग सब्जी लेने भी नहीं आएंगे? नहीं सीता, सब्जी लेने भी कोई नहीं आने वाला। सब अपने अपने घर के अंदर बंद है। पिता की ऐसी हालत देखकर रामू रोने लगता है और रोते रोते अंदर चला जाता है। हरि अपने बच्चे को रोते देख बहुत दुखी होता है और सोचता है कि बाहर जाकर कुछ खाने का प्रबंध करूंगा। तुम रामू को देखो सीता, मैं बाहर जाकर देखता हूं कुछ खाने को मिल जाए तो। हरि बाहर जाता है और थोड़ी दूर जाने के बाद उसे दिखता है कि एक दुकान पर बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। वो वहां खड़े एक आदमी से पूछता है, अरे भाई साहब क्या हुआ, इतनी लंबी लाइन क्यों लगी है? भैया सरकार मुफ्त में खाना दे रही है, तुम भी लाइन में लग जाओ। हरि बहुत खुश हो जाता है और वो भी लाइन में लग जाता है। दुकान तक पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि सरकार उसे ही राशन देगी जिसके पास राशन कार्ड हो। बेचारा हरि दुखी हो जाता है। उसके पास रहने को घर तक नहीं है तो राशन कार्ड कहां से होगा? हरि फिर भी दुकान वाले से पूछता है, लाला थोड़े से चावल दे दो, घर में सब भूखे हैं। बिना राशन कार्ड के मैं किसी को कुछ नहीं देने वाला। जा अपना राशन कार्ड लेकर आ, उसके बाद चावल लेकर जाना। हरि वहां से चला जाता है। थोड़ी आगे चलकर उसे दिखता है कि लोग हाथ में कटोरा डब्बा लिए खड़े हैं। उसे पता चलता है कि वहां बिना किसी राशन कार्ड के खाना दिया जा रहा है तो वो भी लाइन में लग जाता है। कड़ी धूप में हरि बेचारा नंगे पांव खड़ा होता है। काफी देर खड़े होने के बाद जब हरि का नंबर आता है तो उसे पता चलता है कि सारा खाना खत्म हो चुका है। हे भगवान, ये कैसी परिस्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। अब घर जाकर बच्चों को क्या दूंगा, क्या खिलाऊंगा? हरि अपने घर की तरफ जा ही रहा होता है कि पीछे से पुलिस वाला आकर उसको डंडा मारना शुरू कर देता है और कहता है, तुझे एक बार में शायद समझ नहीं आता। तू वही था ना जो सुबह घूम रहा था? रुक रुक रुक, तुझे अभी बताता हूं। साहब न खाने को कुछ है न पीने को पानी है। अगर आपको मुझे मारना ही है तो मार ही डालो। ऐसी जिंदगी से तो अच्छा मैं मर ही जाऊं। पुलिस वाले को हरि की ऐसी दुर्दशा देखकर बहुत बुरा लगता है और पुलिस वाला हरि को बिस्कुट और पानी की बोतल देता है और उसे कहता है, बता किधर है तेरा घर, मैं चलता हूं तेरे साथ। हरि पुलिस वाले को अपने घर ले आता है। पुलिस वाला जब देखता है कि हरि का घर घर नहीं बल्कि टूटी फूटी सी झोपड़ी है जिसमें उसका पूरा परिवार रहता है तो उसे बहुत दुख होता है। पुलिस वाला हरि से कहता है,
सरकार फ्री में राशन दे रही है, तू जाकर ले क्यों नहीं आता? मेरे पास राशन कार्ड ही नहीं है साहब, तो मुझे राशन कहां से मिलेगा? पुलिस वाला अपनी जेब से हरी को 100 रुपए निकाल कर देता है और कहता है, ये ले 100 रुपए, अभी जाकर राशन ले आना और कल से रोज सुबह मुझे नाके पे आकर मिल। मैं तुझे अगले कुछ दिनों का राशन और दिलवा दूंगा। हरी पुलिस वाले का धन्यवाद करता है। दोस्तों, ऐसे कितने ही गरीब हैं जिन्हें खाने पीने को कुछ नहीं मिल रहा है। ऐसे में आपको उन गरीबों की मदद जरूर करनी चाहिए और उन्हें खाने के लिए राशन भी देना चाहिए। लॉकडाउन में कितने ही गरीब हैं जो एक वक्त की रोटी भी नहीं खा पा रहे हैं। ऐसे में उनकी मदद जरूर करिए। एक बार की बात है, सहारनपुर राज्य के राजा हरीश चंद्र के महल में उनके शाही पंडित को दान में बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं दी जाती हैं। ये लीजिए पंडित जी, आपने जो कल हमारे बेटे के लिए पूजा करवाई थी, उसके धन के स्वरूप में मैं आपको 10,000 सोने के सिक्के देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। दरबार में दूर खड़े 2 सिपाही रामू और श्यामू पंडित की कमाई देखकर उससे जलने लगते हैं और आपस में बात करते हैं। इतने सालों से मैं इस राजा के यहाँ काम कर रहा हूँ, लेकिन आज तक मुझे इसने 500 सोने के सिक्के भी नहीं दिए और इस पंडित को एक पूजा करवाने के लिए इतने सारे पैसे दे दिए। बात तो तुम सही कह रहे हो रामू, हमें एक पैसा नहीं मिला है, बस जो मिलता है उसी में गुजारा कर रहे हैं और ये पंडित मुफ्त में हजारों सिक्के लिए जाता है। तुम चिंता मत करो श्यामू भाई, मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छी तरकीब आई है। इस पंडित को हम अच्छा सबक सिखाएंगे। उसी रात पंडित के घर में रामू और श्यामू चोरी चुपके घुस जाते हैं और पंडित की पूजा की सामग्री को नकली सामग्री में बदल देते हैं। अगले दिन दोनों सिपाही दरबार में उसी पंडित को पकड़कर लाते हैं और कहते हैं, महाराज की जय हो। महाराज, हमने इस पंडित को पकड़ा है जिसने परसों के दिन आपके महल में पूजा करवाई थी। मैं जानता हूँ, लेकिन तुमने इन्हें क्यों पकड़ा हुआ है? जो पूजा इस पंडित ने करवाई थी, उस पूजा में इसने सारी नकली सामग्री का इस्तेमाल किया था और आपसे उसका बहुत बड़ा चढ़ा कर दाम लिया था। नहीं महाराज, ये दोनों सिपाही झूठ बोल रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तू चुप कर, तेरे घर से ये सारी सामग्री मिली है, इनमें से एक भी सामग्री अच्छी गुणवत्ता की नहीं बनी है। महाराज उन सारी सामग्री को देखते हैं और पंडित से बहुत गुस्सा होते हैं। वे कहते हैं, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपने हमारे कुल देवता की पूजा इन घटिया सामग्री से करवाई और हमें धोखा भी दिया। सिर्फ इतना ही नहीं महाराज, इसने आपसे छल किया है, सहारनपुर राज्य के महाराज से। इस पंडित को तो छली और कपटी होने के लिए सीधा मृत्यु दंड देना चाहिए। तुम सही कह रहे हो सिपाही, इस छली और कपटी पंडित को इस गुनाह के लिए हम सीधा मृत्यु दंड देते हैं। इस पंडित का सर तलवार से एक ही वार में धड़ से अलग कर दिया जाए। ये सुनकर पंडित बहुत डर जाता है और महाराज से उसके जीवन की भीख मांगने लगता है, लेकिन महाराज उसकी एक भी नहीं सुनते और उसे राज्य के पीछे वाली नदी के यहाँ मृत्यु दंड देने का आदेश दे देते हैं। रामू और श्यामू उस पंडित को राज्य के पीछे वाली नदी में लेकर जाते हैं और उससे कहते हैं, तू खुद को बहुत चालाक समझता था ना। हर महीने आकर महाराज से किसी न किसी कारण से स्वर्ण मुद्रा ले जाया करता था, लेकिन अब तू ऐसा नहीं कर पाएगा। अरे रामू भाई, इस बेचारे से इसकी आखिरी इच्छा तो पूछ लो। बता पंडित, तेरी आखिरी इच्छा क्या है? पंडित बहुत सोचता है और काफी देर सोचने के बाद वो श्यामू और रामू से कहता है, मैं चाहता हूँ कि मेरे आँखी के कुछ शमशेर काली माँ का नाम लेकर ही निकले। मेरे मरने से पहले मैं काली माँ को याद करके इस नदी में एक डुबकी लगाना चाहूँगा। ठीक है, ये तेरी आखिरी इच्छा है तो यही कर ले। जैसे ही मैं नदी के अंदर जाकर जय काली माँ बोलकर चिल्लाऊं, तो तुम दोनों मुझे मार देना। रामू और श्यामू दोनों पंडित की डुबकी लगाने का इंतजार करते हैं और पंडित नदी के नीचे जाकर जोर से चिल्लाता है, जय काली माँ।
जैसे ही दोनों सिपाही ये सुनते हैं, वे अपने तलवार से नदी के नीचे वार करते हैं, लेकिन पंडित का सिर नदी से ऊपर ही नहीं आता। श्यामू, क्या तेरी तलवार पर खून लगा है? नहीं तो क्या तुम्हारी पर लगा है? नहीं। दोनों सिपाही देखते हैं कि दोनों की तलवार पर पंडित का खून नहीं लगा होता और ना ही नदी में खून बह रहा होता है। उन्हीं से ठीक 20 मीटर आगे पंडित नदी से बाहर निकलता है और बोलता है, तुम दोनों मुझे मार नहीं पाए। अरे पंडित, वापस इधर आ। महाराज ने तुझे मारने का आदेश दिया है। तब नहीं मार पाए तो क्या, अब मार देंगे। नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता। महाराज ने तुम्हें आदेश दिया था कि तलवार के एक ही वार से मेरा धड़ मेरे सर से अलग हो जाना चाहिए, लेकिन अब तुम वार कर चुके हो और मैं अभी भी जिंदा हूँ। दोबारा तुम्हें मुझ पर तलवार चलाने के लिए महाराज से अनुमति लेनी होगी। रामू और श्यामू दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं और चालाक पंडित वहाँ से बचकर निकल जाता है।